मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर एंड अदर रैंडम टॉपिक्स। अच्छा, ये इस लेक्चर के अंदर जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें एक तो आ जाता है आपका जनरल मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन आ जाएगी, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, ठीक है, डिफरेंट एमसीक्यूज जिसकी बेस पे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दें कि वो हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक है। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे हम जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, क्या चीज़ टेम्परेचर रेगुलेट करती है, हीट लॉस किन तरीक़ों से होता है, किस कंडीशन में किस तरीके से हीट लॉस होता है, किस ऑप्शन को आपने प्रेफर करना है, और साथ ही साथ कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वन लाइनर्स की फॉर्म में, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि घुमा फिरा के इस लेक्चर में जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे तकरीबन 4 से 5 एमसीक्यू आ ही जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये लेक्चर गौर से सुन लेते हैं, इसके नोट्स अच्छे तरीके से बना लेते हैं, तो फिर आपको कहीं से बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ये, और आप इजीली जो है वो एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, टेम्परेचर रेगुलेशन। अच्छा, ये शुरू करने से पहले जो चीज़ आपको मेजर पता होनी चाहिए वो ये है कि आपका जो कोर टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट होता है, एक रेंज में होता है, और वो जो रेंज होती है वो होती है विद इन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुई होती है कि थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है सराउंडिंग्स का, तो आपकी बॉडी जो है वो रेगुलेट करती है आपकी बॉडी के कोर टेम्परेचर को कि वो उसके साथ चेंज ना हो, ताकि आपका कोर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। इस पूरे मैकेनिज्म को हम टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि नॉर्मल कोर टेम्परेचर बॉडी का क्या है, तो वो है 98 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है ओरल। अगर रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब फ़र्ज़ करें कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब कि एक टेम्परेरी फेज़ आता है जिसके अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन वापस वो नॉर्मलाइज होता है। यही टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ना उसकी बेसिक्स हैं। इसी तरीके से जब बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी रीगेन करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, और वापस आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या, एक आ जाती है आपकी हीट लॉस, और एक आ जाती है आपकी हीट प्रोडक्शन। ये जो दो चीज़ें हैं ना ये आपस में इनबैलेंस होती हैं कि जब हीट लॉस चाहिए तो हीट लॉस होता है, जब हीट प्रोडक्शन चाहिए तो हीट प्रोडक्शन होती है, और अल्टीमेटली आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। पहले चलते हैं हीट प्रोडक्शन पे कि हीट प्रोडक्शन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले होता है आपका BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट, ठीक है। ये एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में, और इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। ये नॉर्मली होती है 65 टू 70 कैलोरीज पर आवर। बस ये आप फिगर ऐसे ही याद रख लें, 65 टू 70 कैलोरीज पर आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि BMR जो है वो किन चीज़ों से बढ़ता है और किन चीज़ों से कम होता है, लेकिन पहले हम हीट प्रोडक्शन के बाकी मैकेनिज्म्स में आपको स्टेट कर देता हूँ। दूसरा आ जाता है जो आपकी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म होता है बाय मसल्स। फॉर एग्जांपल आपके मसल्स जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी तो हीट प्रोडक्शन होती है ना, ठीक है। तो एक वो रीज़न हो गई। तीसरी रीज़न जो है जिससे हीट प्रोडक्शन होती है वो हो जाती है आपके पास थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है इसकी वजह से भी हीट प्रोडक्शन होती है। बाकी भी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया या टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, लेकिन अगर वो पूछते हैं कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हीट हार्मोन कौन सा है तो आपने थायरॉक्सिन चूज़ करना है। इसके अलावा
एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म आ जाता है बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन किससे होती है? मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि होती है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से। इसके अलावा पांचवी चीज़ जिससे हीट प्रोडक्शन होती है वो है इंक्रीज्ड केमिकल एक्टिविटी इन द सेल। जो सेल के अंदर केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और आखिरी चीज़ जो है वो है कि एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म दैट इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब कि आप सिंपल ये कह लें कि थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हीट प्रोडक्शन होनी है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपके मसल्स आ जाते हैं, थायरॉक्सिन मेन है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स की अपनी, और थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। बस जेन में रख लेंगे, हीट प्रोडक्शन इनसे होती है। अब हम चलते हैं आगे। जो हीट प्रोडक्शन की मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, वो क्या हैं? पहले चलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की तरफ। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं और कौन से फैक्टर्स डिक्रीज करते हैं, इनके सिर्फ आपको नाम अगर आते हो ना, तो अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फैक्टर इंक्रीज करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को, कॉमन सेंस भी कहती है कि थायरॉक्सिन जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करेगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फीवर, फीवर जो है वो बीएमआर को इंक्रीज करता है। अब चलते हैं हम जो डिक्रीज करते हैं। स्लीप जो है वो बीएमआर को डिक्रीज करती है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन जो है वो बीएमआर को डिक्रीज करती है। तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि बीएमआर कर रहे हैं। इसमें से एक आध एमसीक्यू पूछा जा सकता है बड़ी आराम से। एक चीज़ वो ये पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है, तो उसमें फिर आपने चूज़ करना होगा स्लीपिंग। स्लीपिंग में सबसे कम एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जो बातें मैंने आपको अभी बताई थी ये वाली, देखिए इसमें जो एक चीज़ आपने याद रखनी है, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, कि कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है फूड, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे याद रखना है। देखिए तीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि ऐसे करें, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है, लिपिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 9 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो करती हैं 4, और कार्बोहाइड्रेट्स भी करते हैं 4 कैलोरीज पर ग्राम। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो लिपिड्स, ठीक है। और सबसे कम आपके सामने कौन सी हैं इस मामले में? कार्बोहाइड्रेट्स है। 4 ही थोड़ा सा कम होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है, कभी कभी वो एक और चीज़ पूछ लेते हैं कि एल्कोहल जो है उसका क्या, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 1 ग्राम एल्कोहल जो है, 1 ग्राम एल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है 7 कैलोरीज, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई हैं आपको। लिपिड्स सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम एल्कोहल जो है वो 7। ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए आपको, 9, 4, 4 और 7, ठीक है। ये पूछ लेते हैं। ये तो हमने पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया हीट प्रोडक्शन। अब दूसरी चीज़ थी आपके पास हीट लॉस। हीट लॉस जो है इसका मतलब ये है कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है बॉडी के अंदर, उसको लूज़ कैसे करती है बॉडी। देखिए हीट लॉस जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो जो आपकी कोर बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है वो स्किन की सरफेस तक कैसे आएगी, और फिर स्किन की सरफेस से बाहर कैसे जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, हीट ने कोर बॉडी से बाहर तक कैसे आना है, और फिर बाहर स्किन की सरफेस से बाहर सराउंडिंग्स में कैसे जाना है। दो चीज़ें हो गई ना।
अब इसी के लिहाज से हम आगे चलेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पहला वाला फेज, जिसके अंदर हीट ने आना है फ्रॉम कोर टू द सरफेस। ठीक है, ये वाली चीज़ डिस्कस करते हैं। अब कोर टू द सरफेस कैसे आना है हीट ने, कि ये अगर आपकी है ना स्किन, ये मैंने स्किन की लेयर बनाई है, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद आ जाती है नीचे डर्मिस, डर्मिस के बाद आता है आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, अब चीज़ क्या याद रखनी है आपने, कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में जैसे कि ये एक आर्टरी रन कर रही है, ठीक है, तो आर्टरी जो है वो आगे जाके आर्टरी ने आर्टीरियोल्स बनाने हैं, ठीक है, फिर कैपिलरीज बनानी है, ठीक है, जो कैपिलरीज होती है ना वो बिल्कुल स्किन के सरफेस के नीचे होती है, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं वो बिल्कुल स्किन के सरफेस के नीचे होती हैं। तो अब ये जो आपकी कैपिलरीज हैं ये डिटर्मिन करेंगी कि हीट कितनी पहुंच रही है। अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा स्किन की तरफ और हीट लॉस कम हो जाएगा। अगर ये डायलेट कर जाती हैं तो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाएगा और हीट लॉस भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन सेंस। तो बेसिकली एक तो चीज़ हो गई ये कि जो आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन या फिर वेजो डायलेशन है, ये जो चीज़ है ना ये मॉनिटर कर रही है कि हीट लॉस कितना होगा। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ क्या है जो डिटर्मिन कर रही है कि कोर से बॉडी सरफेस तक हीट आए। दूसरी चीज़ है आपके पास जो इंसुलेटरी सिस्टम है बॉडी का। इंसुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, एक तो आपकी आ जाता है सारे का सारा फैट, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है ना, और फैट जो है वो एडिपोसाइट्स आपको पता है कि वो हीट को बाहर नहीं निकलने देंगे, अंदर ही रखेंगे, तो वो हीट लॉस को कम कर देते हैं। एक तो चीज़ हो गई ये। इसके अलावा स्किन भी केराटिनाइज्ड होती है तो वो भी हीट नहीं जाने देती। दो चीज़ें, ठीक है, तो ये आपका इंसुलेटरी सिस्टम आ गया और वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन आ गया। अब सरफेस तक पहुंच गई है, अब हीट ने आगे जाना है सरफेस से इनटू द एनवायरनमेंट। ये सेकंड पार्ट है, फ्रॉम सरफेस टू द एनवायरनमेंट। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं जिससे हीट लॉस हो सकती है, वो हैं चार, ये वाले। ठीक है, सबसे पहले आता है जी रेडिएशन। रेडिएशन से जो आपकी हीट लॉस हो रही है। फिर कंडक्शन, डायरेक्टली इन कांटेक्ट जब बंदा होता है किसी सरफेस के साथ तो उसमें जो हीट लॉस जो होती है आपकी हीट लॉस, ठीक है। फिर कन्वेक्शन, एयर आई, एयर उड़ गई साथ से और आपकी बॉडी से भी हीट लेते हुए उड़ी, पीछे एक खला बन गई ना, वैक्यूम बन गया, ये समझ लें आप, ठीक है। तो कन्वेक्शन, तो कंडक्शन दो तरह की है, कंडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, कंडक्शन टू एयर। रेडिएशन आ जाती है, कन्वेक्शन आ जाती है और इवेपोरेशन आ जाती है डायरेक्टली आपकी बॉडी से। ये हैं चार मैकेनिज्म्स। अब मैं बारी बारी इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा आपको। पहले आती है रेडिएशन। रेडिएशन जो है उसमें इंफ्रारेड हीट वेव्स के थ्रू आपका हीट लॉस होता है। फिर आ जाती है कंडक्शन। कंडक्शन जो है इसमें बहुत कम हीट लॉस होता है टू ऑब्जेक्ट्स। कंडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स देखिए सिर्फ 3% है, तो सबसे कम आप कह सकते हैं कि बहुत कम हीट लॉस जो है वो कंडक्शन से होता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि कंडक्शन टू एयर कितनी है, तो कंडक्शन टू एयर 15% है, मतलब कि ज़्यादा हीट लॉस कंडक्शन टू एयर में हो रहा है। कंडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स में जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसमें कोई इतना नहीं हो रहा। फिर आती है कन्वेक्शन, कि जो आपकी हीट कंडक्शन से एयर में आई ना वो कैरी आउट हो जाएगी बाहर की तरफ, तो ये कन्वेक्शन होती है, ठीक है, कन्वेक्शन। तो ये हैं आपके बेसिक मैकेनिज्म्स। एक फिर आपके पास आ जाता है
इवेपोरेशन, कि जब पानी वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द बॉडी सरफेस तो उसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आता है और हीट लॉस होती है, ठीक है। तो ये हैं आपकी बेसिक चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि आपने एमसीक्यू में कौन सी चीज़ सिलेक्ट करनी है और कौन सी चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, तो आपको उस तरीके से पहले तैयार करवाते हैं, ठीक है, कि किस सूरत में आपने क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। देखिए, एक तो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ना वो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस कर रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है ना वो एक मेजर रेगुलेटर है आपके हीट या टेम्परेचर रेगुलेशन का, ठीक है। और आपको पता है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो कूलिंग करवा रहा होता है, AC होता है, और पोस्टीरियर जो है वो हीटिंग करवा रहा होता है, PH होता है, ठीक है। एक दो चीज़ हो गई है। अगली चीज़, अगर वो पूछ लेते हैं कि आपके पास एक बंदा लेटा हुआ है अनकवर्ड या नेकेड इन OT, ठीक है, OT में बंदा नेकेड लेटा हुआ है, तो किस चीज़ से हीट लॉस होगी? आपके सामने है रेडिएशन और कंडक्शन, ये जो दो हैं इनसे बेसिक हीट लॉस होगा। अगर वो पूछते हैं रेडिएशन कंडक्शन इकट्ठी एक ऑप्शन में है तो आपने वो चूज़ करनी है। अगर सिर्फ रेडिएशन ऑप्शन में है, बाकी और कोई ऐसी ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रही, तो रेडिएशन चूज़ करनी है और उसके बाद फिर आएंगी बाकी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा उसको ETT डली हुई है, ठीक है, तो फिर हीट लॉस कैसे होगी? ETT E से शुरू होती है, E से इवेपोरेशन है, तो ETT में इवेपोरेशन के थ्रू हीट लॉस होगी, ठीक है। हीट लॉस डिपेंड कर रही होती है आपके सराउंडिंग टेम्परेचर पे। और एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हीट प्रोडक्शन में ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और थी कि मैंने आपको बताया था कि BMR है, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म में मसल्स है, थायरॉक्सिन है, सिंपैथेटिक है, केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स है, और थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्राउन फैट होता है। ब्राउन फैट जो है वो एक हीट प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ब्राउन फैट ज़्यादातर होता है बच्चों में और बच्चों की भी चीक्स में, ठीक है। तो ब्राउन फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्राउन फैट जो है, अगर कोई पूछ लेते हैं ना आपसे कि लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन टू कोल्ड टेम्परेचर क्या है, तो वो अपने ब्राउन फैट चूज़ करना होगा उसमें, ठीक है। तो ये थे टेम्परेचर रेगुलेशन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके MCQs पे जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमें ये आता है बार बार, ठीक है। FCPS में ये बार बार पूछा गया है। मैं आपको सिंपल सी एक टिप दूंगा जो आपने याद रखनी है। टिप क्या है कि दोनों में आउटसाइड टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये तो दोनों में ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप बॉडी टेम्परेचर देखते हो ना, बॉडी टेम्परेचर, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, ठीक है, तो हीट एग्जॉशन है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हीट स्ट्रोक है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसकी बेस पे आपने कि हीट स्ट्रोक में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, एक तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का, दूसरा पेशेंट जो है वो ज़्यादातर अलर्ट होता है, हीट एग्जॉशन में अनकॉन्शियस हो सकता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक में आपका जो पेशेंट होगा उसमें स्वेटिंग नहीं होगी, नो स्वेटिंग इन स्ट्रोक, नो स्वेटिंग इन स्ट्रोक, इसको याद कर लें, नो स्वेटिंग इन स्ट्रोक, एक्सेसिव स्वेटिंग इन एग्जॉशन, नो स्वेटिंग इन स्ट्रोक, एक्सेसिव स्वेटिंग इन एग्जॉशन। बस ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इसकी बेस पे आप फटाफट जो है वो डायग्नोज कर लेंगे। अब MCQ किस तरह का आता है? MCQ में वो पूछा होता है उन्होंने कि एक बंदा आया है, ठीक है, उसकी एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है और वाटर लॉस हो गया, ठीक है। अब अगर वो पूछते हैं कि कॉज क्या है तो आपने कहना डिहाइड्रेशन, लेकिन अगर वो पूछते हैं कि इसमें डायग्नोसिस क्या है तो एक्सेसिव स्वेटिंग है तो हीट एग्जॉशन होगी, अगर स्वेटिंग नहीं है तो स्ट्रोक होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन कंफ्यूज कर दे हैं लोग, इसीलिए मैंने इस पर इतना टाइम लगाया।
अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ड्यू टू हाइपोथैलेमस। पेशेंट अनकवर्ड इन ओटी तो हीट लॉस होगा भाई कंडक्शन एंड रेडिएशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ईटीटी में इवेपोरेशन से होगा। हीट लॉस डिपेंड होता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस में फैटी एसिड्स अनकपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेट्स। ठीक है, ये बेसिकली उसी की बात हो रही है, ब्राउन फैट की। ठीक है, ब्राउन फैट को मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये याद रखिए वो हीट प्रोडक्शन कर रहा है बाय अनकपलिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन टू कोल्ड टेम्परेचर है वाया ब्राउन फैट, और हीट लॉस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो ये था आपका टेम्परेचर रेगुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट